हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में समझा था ना। और उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था एग्रीकल्चर के बारे में और खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, इस सब के बारे में समझा था ना। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे आप जाकर उसको चेक कर लेना। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो हमने पहले ही पढ़ ली है। और वो कौन कौन सी है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है? फर्स्ट उसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसके बाद इरिगेशन और फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और लास्ट में हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सारे स्टेप्स तो मैं पिछले कई क्लासेस से आपको रिवाइज कराते आ रही हूँ कि ये सारे स्टेप्स हैं जो फार्मर्स हैं वो अपने खेती में यूज करते हैं, है ना, अपने क्रॉप को बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करने के लिए। ठीक, तो इसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं? तो इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी पढ़ ली, फिर सोइंग भी पढ़ लिया, इसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स भी पढ़ लिया और इरिगेशन भी पढ़ लिया। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है? तो आज हमें समझना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में। और इसमें हम क्या क्या समझेंगे? इसमें हम समझेंगे वीड्स के बारे में, देन वीडिसाइड्स के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस और फिर हम पेस्टिसाइड्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और लास्ट में स्टोरेज के बारे में समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में समझेंगे। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वीड्स होती क्या है, व्हाट आर वीड्स, है ना, क्या चीज है वीड्स और इससे हमें क्यों अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, ये बात समझनी पड़ेगी। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि वीड्स क्या है। तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं तो जो हमारे फील्ड में, जब हम अपने फील्ड में, जब अपने खेतों में, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, है ना, क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वाटर डालते हैं और सनलाइट तो मिलती ही है। तो वो जब उस समय जब हमारी क्रॉप ग्रो करती है तो उसी समय पर कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के साथ हमारे फील्ड में, हमारे खेतों में ग्रो करने लगते हैं, मतलब क्रॉप के साथ वो भी बढ़ने लगते हैं। अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स है, मतलब जैसा नाम ही है अनवांटेड, मतलब ये प्लांट्स जो है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपने से ग्रो कर रहे हैं हमारे फील्ड में। तो इससे क्या हुआ? हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको नुकसान हुआ। तो आप यहाँ पे आप ये पूछोगे कि उनसे हमारी क्रॉप्स को कैसे नुकसान हुआ? तो अब ये समझो कि इसमें जैसे मान लो हमने अपने बहुत बड़े फील्ड में, बहुत बड़े खेत में हमने क्या किया? वीट की क्रॉप को ग्रो किया, मतलब गेहूं के बहुत सारे प्लांट्स हमने अपने फील्ड में लगा दिए। अब जब हमने वहां पे वीट या गेहूं के प्लांट लगाए तो जो प्लांट थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, और जब वो बढ़ने लगे तो उसके साथ ही कुछ जो ये थे वीड्स थे, जो अनवांटेड प्लांट थे, वो भी बढ़ने लगे। अब ये कैसे हमारे क्रॉप को नुकसान करेंगे ये समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने अपने खेतों में, अपने फील्ड में हमने क्या किया? उसमें फर्टिलाइजर डाला, मैन्योर डाला, पानी डाला और सॉइल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। किसके लिए किया? हमने अपने वीट के प्लांट के लिए किया, लेकिन उसमें जो ये एक्स्ट्रा प्लांट, जो अनवांटेड प्लांट, जो वीड्स है, वो भी उग गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो हमने फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स या जो भी वाटर हमने किसके लिए डाला था? वीट के लिए डाला था, और उसको लिया किसने? वीट के साथ साथ उन अनवांटेड प्लांट्स ने भी लिया, मतलब उन वीड्स ने भी लिया। तो क्या हुआ? तो जो वीड्स थी वो किससे, जो हमारे मेन प्लांट है, जो हमारा वीट का प्लांट है, उससे वो कम्पीट करने लगी। किस लिए? वाटर के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए और स्पेस के लिए। तो सारी चीजों के लिए वीट्स ने क्या किया? जो वीट का प्लांट था उसके साथ कंपटीशन करने लगा, तो वो भी उसको लेने लगा, है ना। तो अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो वीट के क्रॉप को, है ना, वीट का जो प्लांट था उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उसको वीट्स ने भी ले लिया, और जो स्पेस था उसको भी वीट्स ने ले लिया। तो हमें किसकी क्रॉप ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी? हमें चाहिए थी वीट की, लेकिन हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास उसी एरिया में वीट्स भी बहुत सारे आ गए, और जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो वीट्स हैं इनको हमको अपने फार्म से बाहर निकालना पड़ेगा।
ठीक, तो समझ में आ गया कि ये वीड्स क्यों हमारे जो खेत है उनके लिए अच्छी नहीं है, या हमारी जो क्रॉप्स है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन वीड्स की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो हम अपने खेतों में पानी डालते हैं या फर्टिलाइजर्स डालते हैं, या जो हम अपनी इतनी खेतों में तैयारियां करते हैं, किस चीज के लिए? वीट या जो भी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, कंपटीशन कौन करने लगता है उन सारी चीजों के लिए? ये वीड्स भी। तो इन्हें निकालना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसको जो वीड्स होती है, जो हम इनको अपने फील्ड से निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग क्या है? तो वीडिंग वो प्रोसेस है जिससे कि हम अपने फील्ड से वीड्स को बाहर निकाल सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द वीडिंग इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव वीड्स फ्रॉम आवर फील्ड्स। ठीक है, तो वीडिंग कौन सी प्रोसेस हो गई? वीडिंग में हम अपने फील्ड से वीड को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वीडिंग। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, है ना? जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में वीड्स पढ़ लिया। अब हम समझेंगे कि वीड्स को हम कैसे निकालते हैं अपने खेतों से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हाथ से, कभी कभी फार्मर्स होते हैं वो हाथों से उन वीड्स को, जो क्रॉप प्लांट है, उनके बीच बीच में जो वीड्स उग जाती है या ग्रो कर जाती है, तो उनको हाथों से वो निकाल देते हैं। ठीक, एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है? खुरपी के थ्रू। ट्रॉवेल होता है ना, ट्रॉवेल देखा आपने? ट्रॉवेल है या हैरो है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसके थ्रू भी फार्मर्स क्या करते हैं, उन जो वीड्स होती है उनको जड़ से बाहर निकाल लेते हैं। और क्या है? और होता है प्लाइंग। जब हम प्लाइंग करते हैं, जब जैसे मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लाइंग करते हैं, मतलब खेत को जोतते हैं। जोतने का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल है उसको हम ऊपर नीचे करते हैं ना, तो टर्न करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो उसकी जो वीड्स की जो रूट्स होती है वो बाहर निकल आती है। अगर उसमें कुछ वीड्स है तो ये इससे प्लॉइंग से भी वीड्स बाहर निकल आए। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि फार्मर्स अपने हाथों से वीड्स को निकालते हैं। तीसरा, जब ये जो ट्रॉवेल, ये खुरपी या हैरो, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि फार्मर्स इन वीड्स को खेतों से बाहर निकालते हैं। ठीक, अब ये वीड्स, अब ये तो मैनुअली निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है कि जैसे बहुत बड़ा खेत है और बहुत सारे वीड्स हैं, तो मैनुअल काम करना, मतलब हाथों से वीड्स को निकालना बहुत मुश्किल वाला काम है ना, कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे? तो अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको जब हम अपने जो क्रॉप है उनके ऊपर जब हम स्प्रे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वीड्स लगी होती है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो वीड्स जो होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी क्रॉप्स को जो है वो कोई नुकसान नहीं होता है, क्रॉप्स ठीक रहती है। बस ये किसको डिस्ट्रॉय करती है? वीड्स को डिस्ट्रॉय करती है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम स्प्रे करते हैं, उनका क्या नाम होता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वीडीसाइड्स। ठीक है, तो ये जो वीडीसाइड्स है, ये फार्मर क्या करते हैं, इनको पानी में डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी में मिक्स कर देते हैं। इसको डायरेक्ट नहीं डालते हैं। क्यों? अगर डायरेक्ट डालेंगे, ये केमिकल्स हैं तो ये ज्यादा नुकसान करेंगे, तो इन्हें पानी में डाइल्यूट करके फार्मर्स स्प्रे कर देते हैं पूरे अपने फार्म पे, पूरे अपने खेतों में। तो जिससे क्या होता है, ये जो वीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, इसलिए जो फार्मर्स इनको स्प्रे करते हैं स्प्रेयर के थ्रू, वो क्या करते हैं, उनको प्रॉपर उनका प्रोटेक्शन होना जरूरी है उन फार्मर्स का। नहीं तो क्या होगा, ये केमिकल्स उनके अंदर थ्रू रेस्पिरेशन चले जाएंगे। तो उस वक्त ये फार्मर्स क्या करते हैं, अपने मुंह को, अपने माउथ को, अपने नोज को कवर कर लेते हैं, जिससे वो केमिकल जो है वो उनके अंदर नहीं जाए। तो ये तो हो गए वीडीसाइड्स। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डेलापॉन, मेटाक्लोर, 2,4-D, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, यानी कि आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि कुछ एग्जांपल्स बताइए वीडीसाइड के बारे में। तो ये आपके ये जो नाम है, कुछ आप एग्जांपल्स इसको याद कर लो, जैसे डेलापॉन, मेटाक्लोर और 2,4-D। ठीक, तो ये तो हो गए वीडीसाइड्स के बारे में बातें। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। तो जैसे फार्मर्स ने, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप कुछ वीड्स के भी एग्जांपल्स याद कर लो, कौन कौन से वीड्स होते हैं। जैसे एमारैंथस है, फिर चिनोपोडियम है, फिर इसके बाद आपके पास वाइल्ड ओट है, या ग्रास है, घास, जैसे आपने देखिए, हो गए कुछ वीड्स। अब हम किसके बारे में समझेंगे? अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस।
अब ये तो सारी चीजें हो गई कि हम कैसे अपने क्रॉप्स को वीड्स से बचाएंगे, लेकिन अब जो हमने क्रॉप्स लगाई है उस पे कुछ पेस्ट्स भी आ जाते हैं। पेस्ट माने तो पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप को अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। तो पेस्ट कौन कौन से हो गए, जैसे जैसे रोडेंट्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, जैसे लोकस्ट है, टर्माइट्स है। ये क्या करते हैं, ये हमारे क्रॉप पे अटैक करेंगे और क्रॉप को हमारे खराब कर देंगे। तो उनसे भी बचने के लिए फार्मर्स को कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, तो वो जो है कुछ पेस्टिसाइड्स है, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं उनको स्प्रे करेंगे किसके ऊपर, हमारे क्रॉप्स के ऊपर, है ना। तो ये पेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, रोडेंटिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है। ये कुछ तरीके के पेस्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या हो गए, तो इंसेक्टिसाइड्स वो हो गए जो इंसेक्ट से हमारी क्रॉप को बचाएंगे, है ना। तो जब हम इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, है ना। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं। इसी तरीके से रोडेंटिसाइड्स क्या है, रोडेंट्स को खत्म करते हैं। जब रोडेंटिसाइड्स का हम स्प्रे करते हैं तो रोडेंट जैसे रैट उनको खत्म कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, उनको मतलब हमारी क्रॉप को खा जाते हैं, ठीक। और इसी तरीके से फंगीसाइड तो आपको पता ही है कि जब अगर क्रॉप में थोड़ा सा मॉइस्चर है या कुछ है तो उसमें फंगस लग गई, बैक्टीरिया लग गया, तो उसको भी खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंगीसाइड्स का स्प्रे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि फार्मर्स क्रॉप के ऊपर यूज करते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम जब घर पे लाते हैं तो हमें उसको बहुत अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का यूज होता है और अगर वो पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर चले जाएंगे तो हमें बहुत हार्म पहुंचाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना मम्मा लोग कि जब भी कोई भी फ्रूट्स खाओ उसको खूब अच्छे से वॉश करके खाओ, बहुत अच्छे से धो के खाओ। क्यों, क्योंकि वो सारे पेस्टिसाइड्स जो फार्मर ने अपने खेतों में यूज किए हैं वो हमारे अंदर नहीं चले जाए, ठीक। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज टॉपिक के बारे में, कि फार्मर्स जो है वो कैसे अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, पेस्ट से और डिजीजेस से। अब इसमें क्या डिजीजेस कैसी लग जाती हैं, जैसे आपके वीट में, है ना, वीट में क्या होता है, एक स्मट डिजीज होती है, वो लग जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंगीसाइड्स यूज करने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक विल्ट भी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, प्लांट पूरा सूख जाता है, उसमें फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है, जिससे कि प्लांट जो है वो पूरा सूख जाता है। तो उस समय भी फंगीसाइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों के फार्मर्स यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आ गया, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड एंड फंगीसाइड्स। हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि जो फार्मर्स है वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वीड से प्लांट को और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे पेस्ट और डिजीजेस से। अब तो ये सारी प्रैक्टिसेस हो गई कि फार्मर ने प्रॉपर तरीके से सॉइल को भी प्रिपेयर कर लिया, मैन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइजर्स भी डाल दिया, प्रॉपर इरिगेशन भी हो गया, प्रोटेक्शन भी कर लिया वीड से। अब क्या हुआ, अब जो ये क्रॉप थी हमारी बहुत अच्छे से वो ग्रो कर गई, ठीक है, और पूरी तरीके से मैच्योर हो गई, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है वो कितने दिनों में मैच्योर होती है, जब हम उसको सो करते हैं सीड्स को, तो उसके 3 to 4 मंथ्स के बाद जो क्रॉप है जनरली वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने गेहूं कब होता है, किस सीजन में सो किया जाता है, मैंने बताया पहले, किस सीजन में, गेहूं को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है ना। उसके सीड्स जो है कब सो किए जाते हैं, विंटर सीजन में, रबी क्रॉप है ना। तो जब हम इसको अक्टूबर नवंबर में सो करते हैं इसकी सीड्स को, तो फिर हार्वेस्ट कब करते हैं, मतलब इसको हम कट कब करते हैं, हम इसको कट करते हैं फरवरी से मार्च के बीच में। मान लो हमने गेहूं के सीड को सो किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी गेहूं की क्रॉप है, जो वीट की क्रॉप है, वो मैच्योर हो गई है बहुत अच्छे से। उसमें होता क्या है कि जब ये क्रॉप मैच्योर होती है तो वो एकदम गोल्डन कलर की हो जाती है। पहले जब हम सीड लगाते हैं और जब छोटे प्लांट निकलते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये एकदम गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो उस समय फार्मर्स को ये समझ में आ जाता है कि जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको कट कर लिया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। मतलब क्रॉप को कट करने को जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग भी कई तरीके से की जाती है। अब सबसे पहला इसमें कौन सा मेथड है, सबसे पहला मेथड है मैन्युअली, मतलब हाथ से कट करना, है ना, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब हाथ से कट करने के लिए क्या करते हैं फार्मर, हाथ से कट करने के लिए इन क्रॉप्स को फार्मर यूज करते हैं सिकल का।
तो सिकल देखा है आपने? सिकल क्या होता है? एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है और उसमें नीचे हैंडल लगी होती है। और फार्मर क्या करते हैं, जब क्रॉप बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाती है तो क्रॉप को ऊपर से पकड़ के और नीचे से सिकल से उसको काटते चले जाते हैं बहुत तेजी से। तो जिससे क्या होता है, जल्दी जल्दी से सारी क्रॉप कट जाती है, जिसे हम कटाई कहते हैं। हार्वेस्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। तो ये तो क्या है, ये मैनुअल मेथड है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है और जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी मेहनत भी ज्यादा लगती है। तो अब मॉडर्न मेथड में क्या होता है, हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। हार्वेस्टर क्या होता है? हार्वेस्टर एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसको हम क्या करते हैं, खेतों में चला देते हैं और उससे क्या होता है, जल्दी जल्दी से सारी जो ये होती है क्रॉप होती है वो उससे कट जाती है। तो हार्वेस्टर क्या किया जाता है, मॉडर्न टाइम में हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी बचता है। ठीक, तो ये तो हो गया हार्वेस्टिंग के दो मेथड। अब मान लो जो आपकी क्रॉप थी वो भी अच्छे से कट गई, हार्वेस्ट हो गई, मतलब या तो सिकल से यूज किया या हार्वेस्टर का यूज किया, लेकिन क्रॉप को अच्छे तरीके से हमने काट के रख लिया। अब ये क्या है, मान लो हम उसकी बात करते हैं, गेहूं की, वीट के क्रॉप की बात कर रहे हैं अभी, एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने क्या किया, उस क्रॉप को काट के रख दिया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए गेहूं में, हमें क्या चाहिए, मान लो ये गेहूं का प्लांट है आपके पास, ठीक है, तो हमको पूरा प्लांट तो चाहिए नहीं, ऐसा प्लांट है गेहूं का, ठीक है, तो हमें पूरा थोड़ा प्लांट चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके ऊपर जो सीड्स लगे हुए हैं, ये जो सीड्स हैं ये चाहिए हमको। हम ये जो बाकी स्टॉक है ये तो हमको चाहिए ही नहीं, तो ये तो हमारे लिए वेस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सीड्स को हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि हमें वीट के सीड्स ही चाहिए होता है। अब क्या करेंगे, तो अब इन सीड्स को बाहर निकालने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, हम करते हैं थ्रेशिंग का यूज। ठीक है, पहले हार्वेस्टिंग हुई, पहले हमने काटा क्रॉप को, अब हम क्या करेंगे, अब हम थ्रेशिंग करेंगे। अब थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें अगर मान लो हम वीट का प्लांट लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसके सीड्स चाहिए, हमें पूरा प्लांट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसके सीड्स चाहिए। तो सीड्स को प्लांट से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, हमें तो चाहिए सिर्फ सीड्स। अब कैसे, जैसे मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा एक वीट का प्लांट है, ठीक, ऐसा सा प्लांट है समझ लो। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये सीड्स है, ये सारे सीड्स हैं। अब इनको क्या करना है, इनको हमको अलग करना है इन प्लांट्स, जो प्लांट का स्टॉक है इससे हमको अलग करना है, क्योंकि हमें सिर्फ सीड्स चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं थ्रेशिंग, जिसमें हम सीड्स को प्लांट के स्टॉक से अलग करते हैं। तो अब थ्रेशिंग कैसे होती है, तो जैसे पहले के टाइम में, जो बहुत पहले से ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है, उसमें क्या करते थे कि हम प्लांट को पहले कट करते थे, क्रॉप प्लांट को हमने कट कर लिया वीट के, और उसके बाद उसको हमने फील्ड में अपने बिछा दिया, और उसके ऊपर हम क्या करते थे, अपने जानवरों को उसके ऊपर चलाते थे, जैसे भैंस है और हमारे बैल है, इन सबको हम उसके ऊपर चलाते थे, जिससे जो सीड्स थे वो प्लांट से अलग हो जाते थे। और दूसरा मेथड क्या होता था, दूसरा मेथड क्या है कि हम अपने क्रॉप को उसका गट्ठर बना लेते थे, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को, हम बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठा कर लेते थे, और उसके बाद किसी हार्ड सरफेस पे उसको बहुत तेजी से उसको पीटते थे, पटकते थे। तो उससे क्या होता था, उससे जो सीड्स होते थे वो प्लांट से अलग हो जाते थे। तो ये प्रोसेस भी थ्रेशिंग का प्रोसेस कहलाता था। फिर मॉडर्न मेथड में क्या हुआ, मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि हमने थ्रेशर का यूज किया, और थ्रेशर क्या करता था, वो मशीन होती थी और वो जो सीड्स होते थे उसको प्लांट से अलग कर देती थी। तो ये तो हो गए कुछ प्रोसेस थ्रेशिंग के, कि थ्रेशिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर एक मशीन है जिसके बारे में हम समझेंगे, जिसे हम कहते हैं कंबाइन। अब कंबाइन क्या करती है, कंबाइन जो है वो बहुत बड़ी सी मशीन होती है, और वो क्या करती है, वो एक साथ तीनों काम करती है, जैसे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। तो विनोइंग तो आपने अभी समझी लिया, अभी मैं आगे इसको समझाऊंगी। तो अभी हमने हार्वेस्टिंग समझ लिया, और हमने क्या समझ लिया, और हमने समझ लिया थ्रेशिंग, मतलब सीड्स को प्लांट से कैसे अलग करते हैं। अब ये विनोइंग क्या होती है, तो विनोइंग क्या होती है, अभी आप ये समझो कि जैसे हमने ये देखा ना कि ये सीड्स होते हैं, जैसे हम वीट प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम उसी के बारे में समझेंगे। तो जैसे ये सीड्स होते हैं, पहले तो हमने क्या किया, इसको प्लांट से अलग कर लिया, जो प्लांट है ये सूख गया और इससे हमने इसको अलग कर लिया। लेकिन अब इस सीड्स में भी एक पतली सी आउटर कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है सीड के ऊपर भी, जो कि हमें नहीं चाहिए होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस कवरिंग को हम कहते हैं शेफ। क्या कहते हैं, शेफ।
ठीक है, तो ये हमें चाहिए नहीं होती है। अब इस शेफ को निकालने को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। जैसे शेफ भी कहते हैं, हे भी कहते हैं, और इसको हम भूसा हिंदी में कहा जाता है। तो ये जो होता है, इसको हमको सीड से बाहर निकालना होता है। अब ये बाहर कैसे निकलेगी सीड से, तो इसका भी जो प्रोसेस होता है सीड से बाहर निकालने का, उसे हम कहते हैं विनोइंग। तो विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में अगर हम मैनुअल मेथड देखें तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत ऊपर से, है ना, बहुत ऊपर से हम जो ये सीड्स हमने जो इकट्ठे किए हैं उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे गिराएंगे तो सीड जो होते हैं वो हैवी होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, और जो ये शेफ होती है वो हल्की होती है, और ये हवा में उड़ जाती है, वो ऊपर हट जाती है, और हमको हैवी सीड्स मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा मैनुअल मेथड है, और ये पुराना मेथड है कि कैसे विनोइंग की जाती है। फिर एक मशीन होती है, विनोइंग मशीन होती है, उसमें भी हम मशीन के थ्रू शेफ को अलग करते हैं। और तीसरा हमने क्या बताया था, कंबाइन, जो कि हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है और विनोइंग भी करती है। तो विनोइंग का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि विनोइंग क्या होती है कि जब हम सीड का जो आउटर कवर होता है, जो थिन कवर होता है, जब हम उसको निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। और वो आउटर कवरिंग क्या होती है, वो होती है शेफ। ठीक, तो अब आपको विनोइंग भी समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ, तो अब ये सारे प्रोसेस हो गए, हार्वेस्टिंग भी हो गया, थ्रेशिंग भी हो गया, विनोइंग भी हो गया। अब फार्मर्स ने ये सारी प्रैक्टिसेस कर ली। अब जब ये सारी प्रैक्टिसेस कर ली तो अब उनके पास क्या हुआ, बहुत सारे सीड्स हो गए वीट के, जैसे हम वीट के ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो बहुत सारे सीड्स हो गए, बहुत सारा अनाज हो गया किसान के पास, है ना। उन्होंने बहुत बड़े फील्ड में क्रॉप को ग्रो किया था। तो आपको क्या लगता है कि कितना गेहूं मिला होगा, कितने गेहूं के वीट के सीड होंगे, तो आप सोचो 1 किलो 2 किलो, ऐसा तो नहीं है, क्विंटल्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ क्विंटल्स में सीड्स मिलेंगे, हमें अनाज मिलेगा। तो अब उसको क्या करेगा किसान, तो उसको तुरंत तो मार्केट में जाके उसको बेच नहीं सकता है इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इसका मतलब उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो जो हमारी क्रॉप हो गई, जो हमारी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, उससे हमने सीड्स भी निकाल लिए, उसकी प्रॉपर विनोइंग भी कर ली, लेकिन अब क्या काम है, नेक्स्ट काम ये है कि तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें प्रॉपर स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए पहले तो किसानों को क्या करना पड़ता है कि जो कट की गई है ना, जो कट की जाती है क्रॉप्स, उनको क्या करते हैं, उनको पहले हम ड्राई करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो उनके जो सीड्स है उसमें मॉइस्चर रहता है। तो अगर थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो वो क्या होगा, वो सीड्स जो है वो खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएंगे, जैसे फंगस, बैक्टीरिया। तो उससे क्या होगी, क्रॉप जो है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, पूरी जो उनका जो क्रॉप है उसको क्या करते हैं, पहले पूरा धूप में सुखाते हैं, उसको सन के नीचे करके ड्राई करते हैं। जितना भी उन्होंने सीड निकाला उसको सन के नीचे उसको ड्राई करते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद उनको गनी बैग्स, मतलब जैसे बोरे होते हैं ना जूट के बड़े बड़े, उसमें उसको क्या किया जाता है, उसमें उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसमें उसको स्टोर करते हैं, और फिर उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, केमिकल स्प्रे किया जाता है, जिससे वो सारे जो माइक्रोब्स हैं या जो भी कुछ रोडेंट्स हैं वो सारे वहां पर उसको अटैक ना करें क्रॉप को। ठीक है, तो ये उसका स्टोरेज होता है। लेकिन ये तो हमने सीखा कि छोटी जगह पर, छोटे बैग्स में, लेकिन जब हमको ये जो हमारा अनाज है या जो हमारी जो फसल है जिससे हमको ये सीड्स मिले हैं वीट के या जो भी हमारी क्रॉप है उसके जो सीड्स मिले हैं, जब उनको हमें बहुत बड़े क्वांटिटी में स्टोर करना पड़ता है तो बहुत बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिलोस या ग्रेनरीज। ठीक है, तो क्या होता है, पहले की जो गवर्नमेंट होती है ना, सरकार जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फार्मर से बहुत सारा अनाज जो है वो खरीद लेती है और उसको स्टोर करती है, और फिर बाद में उसको मार्केट में बेचती है। जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे जैसे हम लोग, तो उनको वो मार्केट में बेचती है, क्योंकि इतना सारा जो क्रॉप का जो यील्ड हुआ है वो सारा तो फार्मर अपने लिए यूज कर नहीं सकता, तो वो उसको मार्केट में बेचेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन फार्मर से वो सारा जो क्रॉप है, जो सीड्स है, उनको ले लेती है और फिर उसको स्टोर करती है बड़े बड़े से सिलोस में और ग्रैन्यूल्स में। और उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स का और सारे तरीके के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारी क्रॉप है उसको, जो हमारे सीड्स है, उनको कोई नुकसान ना। तो
तो ये स्टोरेज किसमें होता है, सिलोस और ग्रेनरीज में। और इससे पहले क्या किया जाता है, इससे पहले ये जो हमारे जो सीड्स है उनको छोटे छोटे गनी बैग्स में या जूट बैग्स में स्टोर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको सिलोस में या बड़े गोडाउन में रखा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए स्टोरेज के बाद। अब यहाँ पर एक चीज और थी कि जब हम अपने क्रॉप्स को कट करते हैं, है ना, जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक बताया ना आपको, कंबाइन एक मशीन होती है जिसके थ्रू उसको कट किया जाता है। तो यहाँ पर कंबाइन का एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, तो इसमें ये है कि जब हम क्रॉप को कट करते हैं सिकल के थ्रू तो हम क्या करते हैं, हम बहुत नीचे से, जैसे मान लो हमारा ये प्लांट है और यहाँ पर ये सॉइल है, ठीक है, तो हम एकदम यहाँ से कट करते हैं जब हम हाथ से कट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कंबाइन से कट किया जाता है तो इधर से कट किया जाता है, तो इतने इतने जो पार्ट हैं प्लांट के वो जमीन में रह गए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टब कहते हैं। अब ये जब रह गए तो इसका क्या होगा, इसको भी फार्मर को कुछ करना पड़ेगा, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसको जला देते हैं और उससे क्या होता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। आपको पता है ना सबको कि एयर पॉल्यूशन होता है, कि ये फार्मर्स ने किसानों ने खेतों में ये जलाया, तो ये क्या होता है, यही स्टब्स को वो जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो कंबाइन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत नीचे से क्रॉप को नहीं कट कर पाती है, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा क्या है कि अगर हम जब खेतों में इसको जलाएंगे इन स्टब्स को, तो मान लो कि हमारे पास कटी हुई फसलें किनारे पे रखी हुई हैं, तो उनको भी ये डर होगा कि वो आग कहीं उसको ना पकड़ ले। पहला तो ये डिसएडवांटेज है कि इससे एयर पॉल्यूशन होता है, और दूसरा क्या है कि अगर हमने काट के अपनी फसल या क्रॉप रखी है साइड में, तो वो उसमें भी ये वाली आग ना लग जाए, है ना, वो भी खराब ना हो जाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया कंबाइन को जब हम यूज करते हैं कटिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, इसलिए मैं लास्ट में आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर आपसे कुछ पूछा गया कि कंबाइन का डिसएडवांटेज क्या है तो आप ये बता सकते हो। और ये जो स्टब्स है ये क्या होते हैं ये भी आप बता सकते हो कि जब हम प्लांट्स को कट करते हैं तो प्लांट को जो कट करने पे जो थोड़ा सा पार्ट सॉइल के ऊपर रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टब्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें इसके बारे में बता दी, सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी देख सकें, है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।